अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पेपर में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझना भी है और स्टडी भी करना है। तो देखें, सबसे पहले जो ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब ये जो लफ्ज़ है फॉर्म, फॉर्म जो है उसका मतलब होता है शक्ल शुबाहत, कि जानवरों की या पौधों की शक्ल शुबाहत कैसी है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनके उनकी साख्त कैसी है। और पूरी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिंदा जानदारों को। तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मतलब है शक्ल शुबाहत, और जो साख्त है उसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में हम आउटवर्ड अपीयरेंस का मतलब होता है बैरूनी ज़ाहिरी जो जानदारों की अपीयरेंस होती है कि वो दिखते कैसे हैं, किस तरह के नज़र आते हैं, उनकी शेप कैसी है, उनका कलर कैसा है, पैटर्न कैसा है, ये तमाम चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा नई बुक में ये 2 लफ्ज़ इंक्लूड किए गए हैं कि हम जानदारों का इंटरनल स्ट्रक्चर भी जो है वो मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है अंदरूनी जो साख्त है, जैसे कि ऑर्गन्स वगैरह, उसको भी हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। पिछली बुक में ये 2 लफ्ज़ इंक्लूड नहीं थे, सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस का जिक्र था, इंटरनल स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं था। बहरहाल इस बुक में है तो हमें ये लिखने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का जहाँ पे भी जिक्र आएगा तो आपने लिखना है कि एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर, जो कि वाज़े करती है इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी अज़ा के स्ट्रक्चर को वाज़े करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ख़ास तौर पे ह्यूमंस की एनाटॉमी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगी, ह्यूमंस तक हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। एनाटॉमी से लेकर ह्यूमंस तक हो जाएगी डेफिनेशन, और उसके बाद ये जो इट हेल्प्स से नया जुमला स्टार्ट हो रहा है, इट हेल्प्स से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम तक, ये इसका स्कोप आ जाएगा। तो हम इस डेफिनेशन को 2 हिस्सों में याद करेंगे। एक है डेफिनेशन, डेफिनेशन है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि जानदारों के अंदरूनी अज़ा जैसे कि दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़े, ठीक है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के जो अज़ा हैं उनका जो स्ट्रक्चर हमें पढ़ाती है वो ब्रांच कहलाती है एनाटॉमी। और आगे स्कोप में आपने लिखना है कि इट हेल्प्स डिजीज डायग्नोसिस। अच्छा, डिजीज डायग्नोसिस को का मतलब होता है बीमारी की तशखीस करना। फिर आगे है मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट। तो मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हम तिब्बी आलात जो बनाते हैं, मसलन थर्मामीटर हो गया, बीपी ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है ना,
फॉग मोनोमीटर हो गया, ये अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, ये सब मेडिकल डिवाइस में आते हैं। ठीक है, तो हम एनाटॉमी ही से हमें पता चलता है कि कौन सी मेडिकल डिवाइस जो है वो हमने बनानी है। तो कहते हैं जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से फिर एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगी इस जगह से। तो एग्जाम्पल में जो है वो हमने ये एग्जाम्पल देनी है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम एनाटॉमी के ज़रिए पढ़ते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, तो ये हमारी एनाटॉमी जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज फिजियोलॉजी। तो व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। फंक्शनिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के जो अफ़आल हैं उनको स्टडी करते हैं। फंक्शनिंग का मतलब है अफ़आल। यहाँ से फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल हमारी ये है कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो कि जिसको हम निज़ाम दौरान खून कहते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे वाइटल, वाइटल का मतलब अहम, अहम सब्सटेंसेस, यानी अहम चीज़ें होती हैं खून में, जिनको वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। अब खून में क्या क्या अहम चीज़ें होती हैं? खून में ग्लूकोज होता है, खून में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, खून में ऑक्सीजन होती है, खून में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो खून जो है वो उनको पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास है दैट इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो है वो इसका जो मेन की वर्ड है वो ये है कि हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। यानी हम हिस्टोलॉजी में अपने टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा जो है वो इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम छोटे अपने सेल्स को, टिश्यूज को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो अब आगे टिश्यूज की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है इस जगह से कि टिश्यूज क्या हैं। कहते हैं टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यानी सेल्स का ऐसा मजमूआ है दैट हैव सिमिलर फंक्शन, जिनके अफ़ाल भी एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे सेल्स का मजमूआ जिनके अफ़ाल एक जैसे होते हैं उनको टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू की एग्जांपल हमारे पास स्किन के टिश्यू है, पौधों में जाइलम के टिश्यू है, या पौधों में फ्लोएम के टिश्यू है। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करती है और फ्लोएम जो है वो ग्लूकोज को या फूड को कंडक्ट करती है। तो अब यहाँ तक हो जाएगी डेफिनेशन, फंक्शन तक। और उसके बाद जो अगला है आपका टिश्यू, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, तो टिश्यू वाली जगह से फिर आपका ना स्कोप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब स्कोप में हम लोग जो है वो देखेंगे क्या इसका हमें लिखना है। तो स्कोप में हमें लिखना है कि टिश्यू के एग्जामिनेशन से हमें ये हेल्प मिलती है कि डिजीज, बीमारियों का पता चलता है, डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज, मतलब हम फिर अपनी बीमारियों के लिए दवाइयाँ बना लेते हैं, एंड अंडरस्टैंड, हम समझ लेते हैं अपने ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स को और फंक्शन को। टिश्यूज को पढ़ने से हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारे ऑर्गन जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका फंक्शन कैसा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है ब्रांच बायोलॉजी की, दैट इज साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या है जी? ये साइटोलॉजी जो है ना वो स्टडी होती है सेल्स की। ठीक है। तो साइटोलॉजी किसकी स्टडी है? ये स्टडी होती है सेल्स की। तो जब भी हम अपने यहाँ तक सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम साइटोलॉजी कहेंगे। अब सेल्स की आगे डेफिनेशन है कि सेल्स क्या हैं? ये सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी सेल्स जो हैं वो हमारी जिंदगी की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स जो है ना वो बेसिकली ईंटों को कहते हैं। तो अब ईंटें जो हैं उनको जोड़ के ही कमरा बनता है। तो
सेल्स को ब्लॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल्स को जोड़ के हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो अब ये जो है ना, यहाँ तक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यहाँ तक हो जाएगी डेफिनेशन साइटोलॉजी की ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका फिर स्कोप स्टार्ट हो जाएगा। तो कहता है कि साइटोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी ऐसे साइंसदान जो कि सेल्स की स्टडी करते हैं, वो अनरेवल, वो वाजे करते हैं किस चीज़ को, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को, कि सेल्स का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है। और सेल के ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है और ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये अगर न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है ना, तो सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे से जो हिस्से होंगे, सेल के पार्ट्स होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सारे के सारे हिस्से जो हैं वो सेल के ऑर्गेनेलिज कहलाएंगे। ठीक है ना, सेल अकेला जो है वो काम नहीं करता, उसके अंदर उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कि मिलकर सेल के पूरे के पूरे सेल को जो है ना वो चलाते हैं। तो सेल के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हिस्से सेल के ऑर्गेनेलिज कहलाते हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि ना हम जो है स्कोप के अंदर इसके ना दो तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। और वो दो तीन चीज़ें क्या हैं, एक तो हम सेल के बुनियादी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, दूसरा सेल के हम ऑर्गेनेलिज को स्टडी करते हैं, और तीसरी चीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन क्या है कि सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक जो सेल होता है ना हमारा, तो जब वो डिवाइड करता है ना, तो उससे कितने सेल बनते हैं, उससे ना दो सेल बन जाते हैं ऐसे। एक सेल डिवाइड करते हैं ना, उससे दो बनते हैं। फिर वो दो सेल जब डिवाइड करते हैं ना, तो हर सेल से मजीद दो दो सेल बनते हैं, यानी दो सेल डिवाइड करके उनसे कितने कितने सेल बन जाते हैं, उनसे चार सेल बन जाते हैं। एक सेल से दो सेल, और दो सेल से कितने, चार सेल, ठीक है। चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, इस तरह फिर सेल डिवाइड होते रहते हैं और मिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन जो है ना, उसका मतलब होता है सेल का डिवाइड होना, सेल का दो सेल में तकसीम होना। ये बहुत ज़रूरी है सेल डिवीजन, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारा बॉडी का साइज छोटा था, अब हम बड़े हो गए हैं तो कैसे हुए हैं, हमारे सेल जो है वो डिवाइड हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। साइटोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है ना, मोलेकुलर बायोलॉजी। इसको असल जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो क्या है, वो है मोलेकुलर बायोलॉजी। तो मोलेकुलर बायोलॉजी जो है, इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। इसके अंदर हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को उर्दू में नशास्ता कहते हैं। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को उर्दू में लहमियात कहते हैं, ये गोश्त में पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रोटी में, पास्ता में, बर्गर में, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डबल रोटी में, नान में, इन चीज़ों में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, और चीनी वगैरह में होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो गोश्त में पाई जाती हैं, दूध में पाई जाती हैं, अंडों में पाई जाती हैं। लिपिड्स जो हैं ये चिकनाइयाँ होती हैं, ये घी और ऑयल्स और फैट्स वगैरह। लिपिड्स जो है ना वो हमारे जो भी चिकनी चीज़ें होती हैं ना, चर्बी वगैरह हो गई, उसमें लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना, या आरएनए होता है, उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो यहाँ तक न्यूक्लिक एसिड तक जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी। आगे जो है फिर वो इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, आगे इसका स्कोप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्कोप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से, कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जिंदगी के बुनियादी अमल को भी स्टडी करते हैं।
और डेवलप ड्रग दवाइयाँ भी बनाने में हेल्प लेते हैं। तो मालिक्यूल्स का पता होता है तो उन्हीं मालिक्यूल्स की मदद से हम दवाइयाँ बनाते हैं। किन मालिक्यूल्स की कमी है बॉडी को, वो मालिक्यूल्स भी हम दवा के ज़रिए दे सकते हैं। और इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, जीएमओस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो क्या होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो होता ऐसे है कि अ, जैसे कि लेट से ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये जो है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये उसका अपना क्रोमोसोम है और ये उसके अंदर प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसान से एक जीन लेते हैं, इंसान के सेल में से, तो वो जीन लेके ना हम इधर बैक्टीरिया के अंदर लगा देते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर का लगाया है ना, ये इंसान का जीन है। तो ये इंसान का ना इंसुलिन का जीन लगा दिया हमने। तो अब ये बैक्टीरिया जो है ना, ये पता है क्या करना शुरू कर देगा, ये बैक्टीरिया अब कहलाएगा जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा बैक्टीरिया। और अब ये बैक्टीरिया क्या पैदा करना शुरू कर देगा, ये बैक्टीरिया इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देगा। तो हम इन बैक्टीरिया से इंसुलिन को लेकर और बोतल्स में बंद करके और बाजार में वो जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पे फरोख्त करेंगे, और फिर वो जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन लगाई जाएगी। तो ये जो इंसुलिन शुगर के पेशेंट्स को लगती है वो बेसिकली बैक्टीरिया से हासिल की जाती है। तो वो बैक्टीरिया से कैसे हासिल की जाती है, बैक्टीरिया को पहले क्या बनाया जाता है, जीएमओ बनाया जाता है। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया ना, आपको समझ आ गई बात की। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम बैक्टीरिया को नहीं बनाते, मैं थोड़ा सा तफसील से आपको बता देता हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम गाय को भी बना सकते हैं। तो गाय के दूध में जो हमारी मर्जी का एंजाइम या हार्मोन है वो आएगा वो। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम पौधों को भी बना सकते हैं, तो पौधों की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम अगर पौधों को बनाएंगे तो पौधों को बीमारियां कम लगेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बना सकते हैं। तो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर किसी और जानदार का जीन वगैरह लगा दिया गया है, तो उनको क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक हो गया।